नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू करने के प्रस्तावित फैसले पर विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील विषय बताते हुए सरकार से उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक किसी भी कार्रवाई को स्थगित रखने और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी ने कहा है कि मदरसों का अस्तित्व केवल मदरसा बोर्ड पर निर्भर नहीं है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से मदरसा संचालकों के सामने प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ सकती हैं और धार्मिक शिक्षा के अनावश्यक हस्तक्षेप की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन ने भी सरकार को ज्ञापन सौंपकर चिंता व्यक्त की है। संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि मदरसे नैतिक और सामाजिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपाध्यक्ष अकीब कुरैशी ने कहा कि अगर कहीं अनियमितताएं हैं तो उनका समाधान सुधार के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि पूरी व्यवस्था खत्म करके। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद सड़क पर गड्ढे बनने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को गड्ढों के प्रति सतर्क करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का दावा है कि उनकी कार गड्ढे से गुजरने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई और वाहन का एलॉय व्हील टेढ़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने अन्य यात्रियों को सावधान करने के लिए मौके का वीडियो बनाया। बारिश के बाद सड़क की स्थिति को लेकर लोगों ने निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव पर सवाल उठाए। हालांकि वायरल वीडियो और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित एजेंसियों की ओर से भी इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अगर वीडियो में दिखाए गए दावे सही पाए जाते हैं तो ये मामला एक्सप्रेसवे के रखरखाव और सड़क सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि बारिश के दौरान और उसके बाद एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए सावधानी से वाहन चलाएं। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा सरकारी अस्पताल से 7 डॉक्टरों के एक साथ तबादले के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि खटीमा अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। उनके अनुसार अस्पताल में करीब 16 डॉक्टरों के पद पहले से ही रिक्त हैं। ऐसे में 7 डॉक्टरों का एक साथ तबादला होने से इलाज व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से जल्द नए डॉक्टरों की तैनाती कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की मांग की। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी प्रकोष्ठ यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया ने भी तबादलों के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं समाजसेवी आरिफ अंसारी ने कहा कि पहले अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर की जानी चाहिए, उसके बाद ही तबादलों पर विचार होना चाहिए। फिलहाल सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तो बड़ी दिक्कत है। मैं कहना चाहूंगा कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री खटीमा शहर से हैं। खटीमा शहर का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या आप जानते हैं, सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हाल है यहाँ पर। जबकि डॉक्टर माननीय के अनुसार मैंने कई बार विधानसभा में मामला उठाया। नागरिक चिकित्सालय जो है बॉर्डर एरिया खटीमा का है। यहाँ दूरस्थ इलाके से मरीज आता है। यहाँ पहले से 15-16 डॉक्टर पहले से कम थे। 13 डॉक्टर वर्तमान में काम कर रहे हैं। उसमें भी अब सुनने में आया है कि 7 डॉक्टर लोगों का जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले डॉक्टर लोगों की तैनाती हो जाए, बाद में ट्रांसफ़र हो। तब तक इनके ट्रांसफ़र हो गई। और यहाँ पे जो मरीज आते हैं डॉक्टरों की कमी होने की वजह से उन्हें रेफर बाहर कर दिया जाता है। डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, ये तो कतई भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस समय जो है ये जो काल चल रहा है, गर्मी और बरसात दोनों मद्देनजर हैं, तो इसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। इस समय तो डॉक्टरों को एक्स्ट्रा यहाँ पर बुला करके जो है यहाँ पर इलाज होना चाहिए था। ये जो है वीआईपी एरिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है गृह क्षेत्र है ये, तो इस क्षेत्र में तो जो है कोई ऐसी कमियां होनी नहीं चाहिए, डॉक्टरों की कमियां नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पर बहाल होनी चाहिए। तो बड़ी दिक्कत है। मैं कहना चाहूंगा
वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार को हाथीपांव रोड पर माइंस क्षेत्र के पास भूस्खलन हो गया। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान एक वाहन मलबे की चपेट में आ गया, लेकिन चालक सुरक्षित बच निकला और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगातार बारिश के कारण पहाड़ी कमजोर हो गई थी। तेज आवाज के साथ चट्टानों और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र को घेर कर लोगों को मलबे से दूर रहने की सलाह दी, साथ ही यातायात रोक दिया। इसके साथ संबंधित विभाग की टीम और मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का अभियान भी चलाया गया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, साथ ही पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर यातायात को फिर से सुचारू कर दिया गया। वहीं उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और त्वरित राहत व्यवस्था को परखने के लिए गुरुवार को प्रदेश व्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन शुरू किया गया। राज्य के सभी 13 जनपदों में एक साथ ये अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियां और प्रशासनिक विभाग हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश भर के 66 चिन्हित स्थानों पर आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना है। अभ्यास शुरू होते ही रिस्पांस टीमें निर्धारित घटनास्थलों के लिए रवाना हो गई और तय मानकों के अनुसार राहत एवं बचाव अभियान का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस प्रदेशव्यापी मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास के माध्यम से आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता का आंकलन किया जाएगा, साथ ही जहां भी कमियां सामने आएंगी उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी राहत पहुंचाने की क्षमता को मजबूत करना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। वहीं उधम सिंह नगर में खान फार्म पर कथित कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और घटनास्थल पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोप है कि नसरिन सांगा ने खान फार्म पर कब्जा किया है। वहीं सायर वाड्रा ने भी फार्म पर कथित कब्जे का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि नसरिन सांगा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। विवाद के बीच एक कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान प्रशासन और पुलिस हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सायर वाड्रा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की जेठानी है। हालांकि विवाद को लेकर दोनों पक्ष सामने हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में आरोप की आधिकारिक पुष्टि या अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भैरव घाटी के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई की ओर जा गिरी, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से प्रभावित हुए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और SDRF राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में घायल 2 लोगों को सुरक्षित निकालकर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं हादसे के बाद तीसरा व्यक्ति सुरेश लामा लापता हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि वो गहरी खाई या तेज बहाव वाले क्षेत्र में गिर गया हो सकता है। SDRF की टीम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन ने बताया कि लापता युवक की तलाश हर संभव तरीके से की जा रही है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है और पुलिस ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। वहीं देहरादून इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA देहरादून शाखा की तरफ से डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों के योगदान को सम्मानित करना और समाज में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना रहा, जहां CM पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। देखिए। अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुडियाल जी और जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन यहाँ हम सबके समक्ष रखा और स्वयं भी वो लगातार डॉक्टरों के शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुसंधान में अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। मैत्री उपनिषद का उन्होंने जो है उल्लेख किया है यहाँ पर। डॉक्टर विजय दसमाना जी, अंकित जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, आहूजा जी और अनुज सिंघल जी हमारे, सतीश शर्मा जी, सभी यहाँ, मुलायम सिंह रावत जी हमारे साथी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित चिकित्सक
जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मानवता की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया है, और सभी स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मी, उपस्थित सभी अतिथिगण, आज चिकित्सकों के परिवार से आए हुए सभी उनके पारिवारिक जन, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं और आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिनकी स्मृति में आज का ये दिन मनाया जाता है, मैं ऐसे भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं, अभी बहुत विस्तार से डॉक्टर नौटियाल ने बड़े उनका संपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पर है, नमन कुडियाल ने अभी बहुत विस्तार से उनका जीवन परिचय हम सबके समक्ष रखा। सच में उन्होंने संपूर्ण जीवन भर चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। और शायद ये दिन हम सभी को ये स्मरण भी दिलाता है कि यदि व्यक्ति स्वयं के लिए न जीकर अगर सबके लिए जीता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये बिधान चंद्र राय जी का उदाहरण हमारे सामने है। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं, मैं भी अक्सर इसकी चर्चा करता हूँ कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो स्वयं में बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैत्री उपनिषद कर दिया तो इसलिए मुझे भी थोड़ा ध्यान आ गया आपने। तो जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही आश्चर्य इसलिए है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत कहती है, सभी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त होता है। अब इतनी योनियों के बाद मनुष्य का जीवन आ रहा है तो ये सफल और सार्थक कैसे हो। और भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वहीं से उसके सारे मुक्ति के जो काम हो सकते हैं। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्राणी है तो मनुष्य है। इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, इस प्रकार का समर्पण अर्पण हमारे संस्कार कि सच में जिस कारण से भगवान ने हमको मनुष्य के रूप में भेजा है वो हमारा सफल और सार्थक हो। और बहुत बार लगता होगा आप लोगों को भी कि अरे इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। शरीर भी कई बार एक उसकी भी सीमा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम परहित की बात सोचते हैं, दूसरों के लिए काम सोचते हैं, और यही मनुष्य का जीवन भगवान ने बना रखा है कि जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होते हुए वो कहते हैं कि बैकुंठ जाने का मार्ग अगर किसी का सबसे सरल बनाया है भगवान ने तो मनुष्य का बनाया है। डॉक्टर राय का जीवन भी हमें प्रेरणा देता है कि चिकित्सक मात्र रोगों का उपचार ही नहीं करता है बल्कि अपनी कार्यकुशलता सेवा भाव के द्वारा समाज में नव जीवन का संचार भी करता है। साथियों, ईश्वर हमें जीवन का वरदान देते हैं, लेकिन उस जीवन की रक्षा करने, संकट की घड़ी में नई उम्मीद जगाने और थमती हुई सांसों को फिर से गति देने का महान कार्य आप सब हमारे विद्वान चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, वैद्यो नारायणो हरि, अर्थात चिकित्सक साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है।
और ये मात्र एक श्लोक नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो आस्था है जो चिकित्सक को सेवा, समर्पण और मानवता का सर्वोच्च प्रतीक मानती है। आज मेरे सामने जो हमारे देवभूमि के सभी साक्षात ऐसे स्वरूपों को आज नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, इस समय जो हमने नज़दीक से डॉक्टरों की जो असल कठिन परीक्षा को नज़दीक से इस सदी में हम लोगों ने देखा, तो हम कोरोना जो काल था उसको कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा। वो एक ऐसा दौर था जब लोग अपने को भी छूने से डरते थे और पूरी दुनिया घरों में कैद थी। उस संकट के समय में हमारे डॉक्टरों ने, नर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्मिकों ने अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात मानव जीवन की रक्षा की। और शुरू में तो जब वो पीपीपी किट पहनते थे, सच में मैंने भी कई बार उसको पहना और मैं भी बहुत बार अंदर वार्ड में जब जाता था तो इतनी उसमें कठिनाई होती थी और जिन डॉक्टरों को घंटों घंटों पहन के काम करना पड़ता था, तो सच में उन्होंने किस प्रकार का एक तपस्या की, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। और उस समय उन्होंने अपने प्राणों का भी, बहुत सारे चिकित्सकों ने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया। हम लोग अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविज़न पर देखते थे, सोशल मीडिया में, कि रात दिन काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते उनका अपना ही जीवन नहीं बच पाता था। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी जो चिकित्सक हमारे दिवंगत हुए, उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, चिकित्सकों की यही अद्भुत सेवा भावना हमें उत्तराखंड के दुर्लभ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में और अधिक स्पष्टता से यहाँ दिखाई देती है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यंत ही कठिन हैं और कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में कोई मरीज जब संकट में होता है तो उसकी पहली आशा स्थानीय चिकित्सकों, नर्स या स्वास्थ्यकर्मी ही होते हैं, जहाँ उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इसलिए मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग मात्र एक चिकित्सक नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य के प्रहरी भी हैं, सुरक्षा का कवच देने वाले हैं, लोगों की आशा बढ़ाने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाखों जरूरतमंद परिवारों को कैशलेस उपचार के साथ मिल रहा है। और जब मैं कभी कभी आयुष्मान भारत योजना की बात करता हूँ तो बहुत आसान लगता है कि 5 लाख रुपए का एक साल का जो है इलाज की व्यवस्था हो गई आसानी से। लेकिन हम उसके एक प्रश्न भी मेरे मन में कभी कभी उठता है कि आखिर देश की आज़ादी के इतने साल बीत गए, इतने सालों में कभी देश के अंदर ऐसा शासन नहीं आया, ऐसी सरकार नहीं आई कि एक गरीब व्यक्ति का जब अस्पताल में वो जाता है तो उसको कितने प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका परिवार किन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है। उस समय मैंने देखा है नज़दीक से कि अभी पहले की बात मैं करूं तो सामान्य अस्पतालों में भी एक दिन में भर्ती होते तो कम से कम 5-7 हज़ार 10 हज़ार का बिल बन जाता था। और 3-4-5 दिन अगर किसी गरीब व्यक्ति का अगर 50,000 60,000 बिल बन जाए, मैं देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा पहले से हुआ है, जो थोड़ा इंटीरियर क्षेत्रों में जहाँ लोग हैंड टू माउथ हैं,
तो उनके परिवार के लोगों की स्थिति बहुत कठिनाई में आ जाती थी। और जिस परिवार के व्यक्ति का यदि बुजुर्ग हैं तो वो अपने बेटे बेटी से कहते थे कि अब चलो मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मैं इलाज से ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये तय है कि मेरा इलाज कराते कराते मेरा परिवार कहीं जो है कर्जे की बोझ तले आ जाएगा, घर में रखे हुए जेवर गिरवी चले जाएंगे, छोटी ज़मीन है तो बेचनी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार का एक कठिनाई का दौर था और इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए और वो पूरे दुनिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है। और उत्तराखंड में भी हमने 62 लाख से अधिक ऐसे आयुष्मान के कार्ड बनाए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक मरीजों का अभी तक 2300 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार भी उत्तराखंड के अंदर हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को निरंतर उनका विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 5 मेडिकल कॉलेज भी संचालित हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी राज्य में कार्यरत हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। एक और जहां जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लगातार सुसज्जित किया जा रहा है, वहीं एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में निर्माणाधीन है और इस साल 1 या 2 महीने 3 महीने में वो पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएगा और उसमें चिकित्सा लोगों को मिलने लगेगी, यहाँ पर सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो सुविधा है, सलाह है, उपलब्ध कराई जा रही है। दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, उसके सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में हेली एम्बुलेंस भी प्रारंभ की गई है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत ही जीवन रक्षक साबित हो रही है। ऐसे समय में विशेषकर जो गर्भवती माताएं होती हैं, और बहुत सारे स्थान अभी हमारे यहाँ हैं, बहुत सारा विकास बड़ा है, सीमांत क्षेत्रों तक, गाँव तक सड़कें सुविधाएं पहुँची हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्थान हैं जो अभी इससे दूर हैं। उन क्षेत्रों में हेली सेवाएं जीवन रक्षा का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। साथियों, सेवा, संवेदना और समर्पण केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि प्रत्येक चिकित्सक के जीवन का मूल मंत्र है। कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर जनसेवा करना वास्तव में मानवता के प्रति तपस्या के समान है। महामारी, आपदा या किसी भी संकट के समय हमारे चिकित्सकों ने जिस समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पर मैं ये भली भांति समझता हूँ कि आज के समय में बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और स्थितियाँ उसके कारण से बहुत तनावपूर्ण होती हैं, और इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हुए आप लोगों को भी स्वयं भी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ चिकित्सकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को भी सर्वोच्च